तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसका फेथ पा जाता है, उसके बाद वो वाइड सेंट रीलर में ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान पर निंग निंग इंग की पहली छाप बहुत अच्छी पड़ी। उनमें एक अवर्णनीय शांति और शालीनता के साथ साथ अपना गौरव भी था। उन्होंने रोंगबो से सुना था कि निंग इंग का परिवार स्प्रिट डोमेन में एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार था, जो एक विशाल क्षेत्र था जहां अनगिनत जातियां सा अस्तित्व में थी। निंग क्लैन की शान होने के नाते निंग इंग में एक ऐसी दूरी थी जो लोगों को उनसे दूर रखती थी। साथ ही उनकी सुंदरता सर्वमान्य थी। मान जियाओ से मिलने के बाद ही इस शांत और अभिमानी महिला ने अपना संकोच और अहंकार छोड़कर स्वेच्छा से मान जियाओ के साथ बारबेरियन डोमेन की यात्रा की। मान यून को जन्म देने के बाद निंग इंग की सोच पूरी तरह बदल गई। वह हेवन प्राउड डॉटर से एक सच्ची मां बन गई। मान यून को देखते समय उसकी आंखों में जो सच्ची भावनाएं झलक रही थी, उन्होंने जियोयान को गहराई से प्रभावित किया। यह एक सच्ची मैटरनल ऑरा की चमक थी, अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ प्रेम। इस भावना ने जियोयान के दिल को भी थोड़ा व्याकुल कर दिया। उसने कैलिन और यूनर के बारे में सोचा। दोनों स्त्रियां थीं। ड्यूकी कॉन्टिनेंट में वे अपने बच्चों को निंग इंग से कम प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब वे अपने बच्चों से दूर थी और जियो जियो का कोई समाचार नहीं था। भले ही दोनों महिलाओं ने कुछ ना कहा हो, जियोयान उनके दिलों का दर्द महसूस कर सकता था। एक समय एंशियंट ट्राइब की सबसे बड़ी बेटी, वह गौरवशाली महिला जो उसके साथ एंशियंट टॉम में दाखिल हुई थी, अब मां बन चुकी है। मेडुसा क्वीन, जो कभी टाइगर डेजर्ट में प्रसिद्ध थी और गामा एम्पायर को भी भयभीत करती थी, अब खुद मां बन चुकी है। उसके दिल का सबसे कोमल हिस्सा अब किसी और के हाथ में है। पति और पिता होने के नाते वह थक चुका है और अपने परिवार को फिर से मिलाने में असमर्थ है। बारबेरियन टावर से बाहर निकलने के बाद जियोयान पूरे रास्ते चुप रहा। एक पल के लिए तो वह डगमगा भी गया। इस विशाल संसार में उसका कोई घर नहीं था। आखिर वह जिस भी स्थिति में था, उसका क्या उद्देश्य था? क्या यह सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के बारे में है, या अपने परिवार की रक्षा करने की ताकत रखने के बारे में है? लेकिन इतने सालों बाद भी लगता है मैं अभी भी भाग रहा हूँ। जब मैं कमजोर था तो थंडर क्लैन ने फॉरेस्ट डोमेन में मेरा पीछा किया। अब स्टार डोमेन गार्जियंस मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपनी ताकत बढ़ाने का क्या फायदा? अपने सामने खड़ी निंग इंग और मान युन को देखकर जियोयान की आंखों में उलझन दिखाई दी और उसका मूड और भी गंभीर हो गया। जियोयान, तुम क्या सोच रहे हो? निंग इंग ने अपना सिर घुमाया। अपनी तीव्र बुद्धि और निंग क्लैन सोल सेंस की अनूठी हलचल के कारण वह अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक परिवर्तन को महसूस कर सकती थी। बारबेरियन टावर छोड़ने के बाद से जियोयान का मूड उदास लग रहा था। यह सुनकर जियोयान ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस दुनिया में हो रहे ग्रेट चेंज और अपने 9 डिसाइपल्स के मामले के बारे में सोच रहा था। इस स्थिति में उनके पास 9 डिसाइपल्स को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारी निराशा की भावनाएं 9th डिसाइपल्स की ओर इशारा नहीं करती। निंग इंग मुस्कुराई। जियोयान के मन में निराशा और लालसा का मिला जुला भाव था। भला इस आदमी के मन में अपनी 9 डिसाइपल्स के लिए कोई भावना तो नहीं हो सकती है ना? जियोयान अवाक रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने निंग इंग की सोल परसेप्शन को कम करके आंका था। भाई जियो, अगर ऐसी कोई बात है जो आप हमें नहीं बता सकते, तो उसे अपने तक ही सीमित मत रखिए। मान यून ने कोमल स्वर में कहा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मैंने अपनी माँ से दोबारा मिलने के लिए 20 साल इंतजार किया। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारी चाहे जो भी परेशानियां हो, वे 20 साल में हल हो सकती हैं।
जियोयान ने गहरी सांस ली, मानयून की सच्ची आंखों में देखा, धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया, धन्यवाद। मानयून मुस्कुराई मानयून मुस्कुराया और जोर से बोला, मेरी माँ और मैंने इस बारे में बात की है और हम आधे महीने में अपने नाना के परिवार से मिलने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड जाएंगे। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? आधा महीना। यह सुनकर जियोयान ने भौहें सिकोड़ी। यह समय बहुत लंबा था। आधा महीना तो उसके लिए फॉरेस्ट डोमेन छोड़ने के लिए काफी था। अब जब उसे बारबेरियन गॉड आई ब्लेसिंग प्राप्त हो चुका था तो वह सेंट्रल रीजन में लौटने, सेनलुओ कर्मिक फ्लेम को ग्रहण करने और सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचने के लिए बेताब था। उस समय वह दुनिया में कहीं भी जा सकता था। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं। हालांकि स्पिरिट वर्ल्ड हर तरह की चीजों से भरा हुआ है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के आगे कोई भी आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। आप पहले इससे परिचित हो जाइए और हम वहां पहुंचने पर आपको ढूंढ लेंगे। निंग इंग मुस्कुराई और उसने जियोयान को एक जेड स्पिरिट पर फेंका। मनके पर निंग क्लैन स्पिरिट बीस्ट दहाड़ते हुए मून वुल्फ का चित्र खुदा हुआ था। इसकी मदद से तुम मेरा पता लगा सकते हो और मैं भी तुम्हारा पता लगा सकती हूँ। एक पल हिचकिचाने के बाद जियोयान ने जेड स्पिरिट पल को एक तरफ रख दिया और हल्के से सिर हिलाया। उसके पास बारबेरियन डोमेन में आधा महीना बिताने का समय सचमुच नहीं था। ऐसे में तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं सीधे स्पिरिट वर्ल्ड की ओर जाऊंगा। कुछ पल की झिझक के बाद जियोयान ने गहरी आवाज में बात की। मानयून चौंक गया, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। निंग इंग मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। पुकारना। एक गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने निंग क्लैन और मानयून को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। मतलब निंग इंग और मानयून को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर मुड़कर दक्षिण की ओर तेजी से चल पड़ा। बादल छट गए और पलक झपकते ही वह आंखों से ओझल हो गया। वे वाकई बहुत जल्दी में लग रहे हैं। मानयून ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और असहाय होकर सिर हिलाया। अगर नॉर्दर्न बारबेरियन किंग्स पैलेस में उसे बहुत सारे काम न करने होते तो वह वहां से जाने के लिए उत्सुक होता। वह तुम्हारे जैसा नहीं है, वह अभी भी एक बच्चे जैसा है। उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव को देखकर लगता है कि अब तक उसके अपने बच्चे होने चाहिए थे। यह भावना एक पिता की अपने परिवार और बच्चों के लिए तड़प जैसी है। निंग इंग धीरे धीरे बोली। उसकी आंखों में यादों का सैलाब उमड़ रहा था। उसका बच्चा है, यह कैसे संभव है? मान यूं चौंक गया। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, मेरी सोल परसेप्शन कभी गलत नहीं होती। निंग इंग मुस्कुराई और स्नेहपूर्वक मानयून के सिर पर थपथपाते हुए बोली, एक बार जब तुम्हारे पिता सुप्रीम सेंट रीलम से बाहर आ जाएंगे तो हमारा परिवार अंततः फिर से एक हो सकेगा। सेंट्रल रीजन, तायांग माउंटेन, एंशियंट एम्परर चुपचाप घास फूस की झोपड़ी के सामने खड़े थे। तायांग माउंटेन पर आने के बाद से वे शायद ही कभी पर्वत से बाहर गए हों। फिर भी वे बाहरी दुनिया में घटित हर बात से भली भांत अवगत थे। जो ऋषि पर्वत से बाहर नहीं जाते वे संसार में घटित हर बात जानते हैं। एंशियंट एम्परर बहुत दुबले पतले हो गए थे और उनकी दाढ़ी घास फूस जैसी हो गई थी। वह दिन रात उस फूस की झोपड़ी के सामने खड़े रहे। नाइन्थ डिसाइबल से एक और शिष्य प्रकट हुआ है। काफी देर बाद एंशियंट एम्परर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने बैटलफील्ड की ओर देखा। उनकी भौहें तन गई, मानो वे लाखों मील दूर अंतरिक्ष में भी देख सकते हो और अपने 9 डिसाइपल्स का पता लगा सकते हो। बैटलफील्ड हजारों मील तक फैला एक प्राचीन वीरान रेगिस्तान है। इसका बेहद कठोर वातावरण और चारों ओर व्याप्त मृत्यु का साया अधिकांश लोगों को वहां कदम रखने से रोकता है। रेगिस्तान के ऊपर साल भर गरजती हुई ब्लड रेड सैंड स्टॉर्म भी इसे अनगिनत शक्तिशाली आत्माओं की पहुंच से बचाती है। इस स्थान को बैटलफील्ड फॉरबिडन जोन माना जाता है। एंशियंट डिजर्ट में एक खाली जगह थी जिसे काटकर बनाया गया था। उसमें कई आकृतियां अचानक प्रकट हुई और वहां 8 भयानक आवाज एकत्रित हुई। गांव मांग, तुम आ गए हो। जैसे ही एक आवाज गूंजी, अंतरिक्ष में 2 भयानक आंखें प्रकट हुई जिनसे निकलती हुई घनी काली रोशनी
अंतरिक्ष की अनगिनत परतों को चकनाचूर करती हुई प्रतीत हुई। वे यहाँ हैं, एक बूढ़ी आवाज गूंजी, और जैसे ही स्पेस कांप उठा। काली दाढ़ी वाला एक वृद्ध प्रकट हुआ। कुछ बार खांसने के बाद वह फिर से अपने पीछे के वाइड स्पेस में विलीन हो गया। ठीक है, अब सिर्फ किंग कोई ही बचा है। पहले गूंजने वाली आवाज फिर से सुनाई दी। वाइड आइज में असीम पावर प्रेशर उमड़ पड़ी। ली और ताई क्वी एक साथ ब्लाइट फ्लेम डिवाइन डोमेन के हेवनली गॉड माउंटेन पर गए हैं। जहां तक सेंट्रल रीजन में उस व्यक्ति की बात है, मुझे नहीं पता उसने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह केवल एक व्यक्ति है। यदि वह सचमुच कार्रवाई करता है तो इसका अर्थ होगा कि ग्रेट वर्ल्ड हमारे साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। जब तक वे पूरी तरह तैयार ना हो, वह जल्दीबाजी नहीं करेगा। एक और आवाज गूंजी, गंभीर, गहरी और ठंडी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि हम उन्हें तैयारी करने देने के बजाय सीधे हमला क्यों नहीं करते। अब जब सेंट्स गिर चुके हैं, यदि वे फिर से असंख्य सुप्रीम सेंट को जन्म दे दें तो 10 लाख पहले की त्रासदी फिर दोहराई जा सकती है। एक ठंडी खर्राहट, एक ठंडी खर्राटे जैसी ध्वनि गूंजी। हमें भी पूरी तरह तैयार रहना होगा। वर्तमान युग में भले ही सेंट इरा समाप्त हो चुका है, फिर भी इस समय में कुछ असाधारण प्रतिभाएं सेंटहुड तक पहुंच चुकी हैं, और हमारा लक्ष्य केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है। लंबे मौन के बाद एक वृद्ध आवाज गूंजी। यह गाओ मांग की थी। नेदरवर्ल्ड का क्या? क्या इस बार फिर उनसे हाथ मिलाना चाहिए? किसी ने गंभीर स्वर में पूछा। जरूरत नहीं, इस बार हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। नेदरवर्ल्ड भी हमारा शत्रु है, एक भारी आवाज गूंजी। बोलने वाले की पहचान अस्पष्ट थी, लेकिन नेदरवर्ल्ड जानता है कि हमें पूरी तरह कैसे नष्ट किया जा सकता है। कुछ आवाजें पर्वतों जैसी भारी और पशुओं जैसी क्रूर थी। 5 स्केयर्ड आर्टिफैक्ट्स, इन्हें इकट्ठा करने की क्षमता किसके पास है? विभिन्न रियलम को इन्हें सौंपने के लिए कौन बना सकता है? और यदि इकट्ठा भी कर लिया जाए तो बिना पर्याप्त कल्टीवेशन पावर इन्हें एक्टिवेट कैसे किया जाएगा? यह असंभव है। पहली आवाज ठंडी हंसी के साथ गूंजी। कौन? हंसी अभी थमी भी नहीं थी कि गांव मांग की क्रोधित दहाड़ गूंजी। अगले ही क्षण एक भयानक एनर्जी एक्सप्लोजन फूटा, जिसने 1000 मील तक फैले स्पेस को चीरते हुए एक विशाल ब्लैक होल बना दिया। पूरे क्षेत्र में उग स्पार्टियल करंट्स बह उठे और नीचे का प्राचीन रेगिस्तान कांप उठा। हुप! एक ठंडी फुफकार गूंजी। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार हल्के से कांपा, लेकिन वह उपस्थित पूर्णतः अप्रभावित रही। महामहिम, हमने स्वयं को सीमित रखा है। हमारा सेंट्रल रीजन पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं। अभी जल्दबाजी आवश्यक नहीं है। उन वाइड आइज के भीतर गहरी रोशनी चमकी। स्वर स्पष्ट रूप से अनफ्रेंडली था। एक महान परिवर्तन आने वाला है। अभी आप पर वार करने का समय नहीं है। तभी एक पर्वत सी भारी आवाज गूंजी। तुम सही हो। इस शांति को कोई भंग ना करे, अन्यथा इसका परिणाम ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ना ग्रेट वर्ल्ड के लिए। यह एंशिएंट एम्परर की आवाज थी। महामहिम, एंशिएंट एम्परर का पुनर्जन्म हो चुका है और उनकी शक्ति एक नए रीलम पर पहुंच गई है। हम उनके होली प्रेजेंस की झलक भी नहीं देख सकते। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपने प्रोफाउंड मास्टरी रीलम में कदम रखा है? गांव मांग ने शांत स्वर में पूछा। जो प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए उन्हें मत पूछो। जो जानना चाहता है वह तायांग माउंटेन पर आ सकता है। ठंडी हंसी के साथ एंशिएंट एम्परर की चेतना विलीन हो गई। कितना घमंडी है! क्या वह झुओ तियानलिंग के बराबर हो सकता है? कुछ लोगों ने दांत पीसते हुए कहा। झुओ तियानलिंग सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक स्वर को नष्ट कर सकती है, और एंशिएंट एम्परर टेक्निक भी हेवन एंड अर्थ को हिला सकती है। उसने 2 जन्म लिए हैं। कौन जीतेगा कहना कठिन है। गांव मांग ने शांत स्वर में कहा। जब ताइची और अन्य ताई सेन माउंटेन से लौट आए, तब 1 वर्ष तक मौन साधना करो और अपने क्लैन आर्मीज तैयार करो। तब आगे बढ़ने का समय होगा। तब तक एम्परर कुन प्रकट हो चुका होगा। 10 लाख वर्षों के बाद हम अंततः अपनी चाल चलेंगे। उसकी आंखों में गहरा काला प्रकाश उमड़ा। तायांग माउंटेन। एंशिएंट एम्परर ने आकाश की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं 5 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एम्परर कुन, क्या तुम भी नहीं कर सकते? मुझे विश्वास नहीं कि
मैं 2 वर्षों तक तुम्हें नियंत्रित रख सकता हूँ। स्पिरिट रिलम, यही जीवयान की प्रारंभिक समझ थी। यहाँ हर वस्तु में स्पिरिट एसेंस विद्यमान था। पेड़, पशु, यहाँ तक कि पत्थर भी मानव रूप धारण कर सकते थे। स्पिरिट एम्परर, इस लोक का शासक, अज्ञात था। स्पिरिचुअल सीलिंग फॉर्मेशन, इस लोक की होली आर्टिफैक्ट भी लुप्त थी। डोमेन लॉर्ड और होली आर्टिफैक्ट दोनों के लुप्त हो जाने के बाद भी यह लोक ग्रैंड वर्ल्ड में अब तक टिका हुआ था। डोमेन लॉर्ड और होली आर्टिफैक्ट के बिना भी इतना विशाल डोमेन अनगिनत जातियों का घर बन सकता है। स्पिरिट रिलम में प्रवेश करते ही असीम लाइफ फोर्स उमड़ पड़ी। दुनिया उज्जवल और स्पष्ट हो उठी, मानो एक नई वास्तविकता ने जन्म लिया हो। स्पिरिट रिलम अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जो अन्य रिलम से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ सीमाएं प्रांतों द्वारा नहीं बल्कि फैमिलीज, इन्फ्लुएंस, टेरिटरीज द्वारा निर्धारित होती है। चाहे ह्यूमंस हो या बीस्ट रेज, सभी अपने अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व रखते हैं और उनकी अपार पावर को किसी भी हालत में कम नहीं आंका जाना चाहिए। बारबेरियन डोमेन को छोड़कर स्पिरिट डोमेन की धरती पर कदम रखते ही जियोयान को अब वह रोमांच और डर महसूस नहीं होता था जो उसे एक डोमेन से दूसरे डोमेन की यात्रा करते समय होता था। उसकी वर्तमान कल्टीवेशन स्ट्रेंथ उसे स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने के लिए पर्याप्त थी। दुनिया में आए बड़े परिवर्तनों से पहले वॉइड ला रिलम में उसकी शक्ति ग्रैंड वर्ल्ड के शिखर पर खड़े होने के लिए पर्याप्त थी। उसकी भौहों के बीच से स्पिरिचुअल पावर का प्रवाह हुआ, जिसने लगभग 10,000 मील के क्षेत्र को घेर लिया। काफी देर बाद जियोयान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। एक ऐसी सिटी को देखा जहां ह्यूमंस एकत्रित थे और एक हल्की सी हरकत के साथ वह पल भर में गायब हो गया। यहाँ जियोयान ने जानबूझकर सावधानी नहीं बरती। वह पूरे जोश के साथ दूर स्थित सिटी की ओर बढ़ गया। नीचे गहरे पहाड़ों में कई बुद्धिमान मैजिकल बीस्ट फैमिलीज रहते थे। उस दिव्य ऑरा प्रेशर को महसूस करते ही वे सब सहज रूप से चुप रहना ही बेहतर समझते थे। कुछ मैजिकल बीस्ट क्लैन में एक डिवाइन रिजर्व एक्सपर्ट की आभा लगभग एक मिथिकल एग्जिस्टेंस के समान थी, जिसे वे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। पहाड़ों के उस पार मैदानों में हर आकार के सिटीज बिखरे हुए थे, जो एक रहस्यमय फॉर्मेशन पैटर्न में व्यवस्थित थे। एक विशाल और प्राचीन मेन सिटी को इस तरह घेरे हुए जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे हों। जुआन इंपीरियल फैमिली। दूर से जियोयान ने प्राचीन सिटी वॉल पर खुदे हुए 3 बड़े काले और सुनहरे अक्षरों को देखा, जो अत्यंत राजसी इंपीरियल ऑरा लिए हुए प्रतीत होते थे और असाधारण दाव स्क्रिप्ट स्किल से लिखे हुए थे। स्पिरिट रिलम के सभी प्रमुख क्लैंस स्वयं को इंपीरियल फैमिलीज मानते हैं। निंग इंग फैमिली को निंग इंपीरियल क्लैन कहा जाता है, क्योंकि जुआन इंपीरियल क्लैन स्वयं को शाही परिवार कहने का साहस करता है। इसका अर्थ है कि उनके पूर्वजों में कोई सेंट लेवल एक्सपर्ट अवश्य रहा होगा। कुछ देर विचार करने के बाद जियोयान ने अपनी ऑरा को पूरी तरह छिपाया और सीधे सिटी गेट की ओर बढ़ गया। चूंकि उनके पूर्वजों ने एक सुप्रीम सेंट को जन्म दिया था, इसका अर्थ था कि वे स्पिरिट रिलम में भी एक प्रतिष्ठित ग्रेट क्लैन थे। उन्हें पाइथन ड्रैगन के बारे में अवश्य कुछ न कुछ ज्ञात होगा। छोटे परिवारों की तुलना में जियोयान ऐसे ही एक एंशिएंट ग्रेट फैमिली को खोजना चाहता था। वहां कौन जाएगा? जैसे ही वह सिटी में प्रवेश करने वाला था, अचानक स्पेस में एक जोरदार धमाका हुआ और धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। जियोयान ने ऊपर देखा। दूर वाइड स्पेस में भांग के वस्त्र पहने एक वृद्ध उसे गंभीरता से घूर रहा था। उसकी भौहें तन गई थी।